Good morning, student. Today we are going to study the different threats to the computers. So first one is virus. So let us start. Virus. Computer viruses are malicious and self-replicating codes program that cause damage to the data and files on the system. कंप्यूटर वायरस क्या होते हैं? ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग malicious कोड या प्रोग्राम होते हैं जो हमारे सिस्टम की डेटा फाइल्स को क्या कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। तो कंप्यूटर वायरस जो हम लोग एक बहुत कॉमन टर्म बार बार सुनते हैं, बार बार देखते हैं, एक्चुअल में ये जो वायरस होते हैं, ये वायरस क्या करते हैं, एक प्रकार का कोड होता है जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग होने का मतलब होता है कि ये वायरस खुद ही आपस में क्या होते चले जाते हैं, स्प्रेड होते चले जाते हैं। अगर आपके सिस्टम में एक बार वायरस लग चुके हैं तो वायरस के पर की फाइल पर अगर आपने क्लिक किया या क्लिक नहीं भी किया तब भी क्या होगा, वो वायरस अपने आप ही क्या होता चला जाएगा, स्प्रेड होता चला जाएगा। तो इसी कारण से इसे सेल्फ रेप्लिकेटिंग वायरस भी कहा जाता है या सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम्स भी कहा जाता है। वायरस एक्चुअल में कुछ अलग से नई चीज़ नहीं होती। वायरस अपने आप में इनकम्प्लीट कोड्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, या इनको हम लोग सॉफ्टवेयर्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर वायरस आर सेल्फ replicating program, that is they can make their own copy and infect other files stored on the computers। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कंप्यूटर वायरस की। तो ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम्स होते हैं और ये अपने ही जैसी और कॉपियाँ बना लेते हैं, और कॉपीज़ अपने जैसे ही वायरस की और कॉपीज़ ये क्रिएट कर लेते हैं। एंड इनफैक्ट अदर फाइल्स स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर्स, और कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट में जाकर स्टोर्ड हो जाते हैं, और फिर वहाँ पर जो दूसरी फाइल्स होती है, जो दूसरा डेटा होता है, उनको एक्सेस होने में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। वायरस कैन इन्फेक्ट ओनली सॉफ्टवेयर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर लाइक बूट, ब्लॉक, ओएस, सिस्टम फाइल्स, एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड डेटा फाइल्स। वायरस केवल सॉफ्टवेयर पार्ट को ही अफेक्ट करते हैं, मतलब आपके सिस्टम में जो हार्डवेयर का पार्ट है वो कहीं पर भी इससे अफेक्ट नहीं होता। अब आपके सिस्टम में सॉफ्टवेयर का पार्ट में क्या क्या आता है, जैसे बूट ब्लॉक हो गया, या ओएस हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, सिस्टम फाइल्स हो गई, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हो गए, डेटा फाइल्स हो गई, उनको वायरस अफेक्ट करता है। जबकि जो आपका हार्डवेयर पार्ट है उसको सॉफ्टवेयर कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। कंप्यूटर वायरस कैन ऑटोमेटिकली ट्रांसफर फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर थ्रू अ नेटवर्क, इंटरनेट और रिमूवेबल मीडिया सच एज CD, DVD, मेमोरी कार्ड्स एंड पेन ड्राइव्स। कंप्यूटर वायरस एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में पहुंचते कैसे हैं? तो एक्चुअल में जो वायरस होते हैं वो ऑटोमेटिक तरीके से क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, लेकिन उनका सोर्स क्या होता है? तो अगर आप अपने सिस्टम में नेटवर्किंग यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, या आप पेन ड्राइव एक जगह से दूसरे जगह पे बार बार कैरी करते हैं, अपने सिस्टम में पेन ड्राइव को लगाया, उसको दूसरे सिस्टम पे लगाया, फिर उसको तीसरे सिस्टम पे लगाया, तो इस कारण से वायरस क्या होते हैं, आपके सिस्टम तक पहुंच जाते हैं। अब केवल वायरस आपके मेमोरी कार्ड से ही नहीं आते, CD, DVD के थ्रू भी हो जाते हैं। तो ये जो वायरस है, इसलिए आपको कहा भी जाता है कि पेन ड्राइव अपने सिस्टम में लगाने के पहले हमेशा उसको स्कैन करिए या अवॉइड करिए इधर उधर की पेन ड्राइव को अपने सिस्टम में लगाना, क्योंकि उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, वायरस आपके सिस्टम तक पहुंच सकते हैं। क्लियर है? मेजर सिम्टम्स ऑफ वायरल इन्फेक्शंस आर स्लो एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, डैमेज और डिलीशन ऑफ OS फाइल्स एंड डेटा फाइल्स। अब जैसे कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसके सिम्टम्स उसमें दिखाई देने लगते हैं, वैसे ही अगर आपका सिस्टम में वायरल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन का मतलब होता है कि या तो आपके सिस्टम में वायरस लग चुका है या वो वायरस लगने की प्रोसेस में चल रहा है, मतलब वायरस आपके सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है। तो आपके सिस्टम में सिम्टम्स क्या दिखाई देंगे? एक तो स्लो एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, आपके जितने भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होगा वो स्लो हो जाएगा, मतलब पहले जिस तेज़ी से आपके प्रोग्राम रन होते थे उनकी स्पीड कम हो जाएगी। डैमेज और डिलीशन ऑफ OS फाइल्स, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फाइल्स है, जो कि कंपलसरी फाइल होती है, जिसके कारण आपका OS प्रॉपर फंक्शन करता है, हो सकता है कि उसकी कुछ फाइलें डिलीट हो जाए या डैमेज हो जाए या करप्ट हो जाए। एक्चुअल में टेक्निकल टर्म अगर हम लोग यूज़ करें तो करप्ट वर्ड यूज़ करते हैं। एंड डेटा फाइल्स, और साथ में डेटा फाइल्स भी क्या हो सकती है, करप्ट हो सकती है, डैमेज हो सकती है।
Creepers was the first experimental virus developed by Bob Thomas, which was detected on ARPANET in early 1970. अब देखिए एक्चुअल में ये जो लास्ट लाइन लिखी है, आपको इसको जो बोल्ड करके लिखा गया है, ये हाईलाइटेड जो किया गया है, तो एक्चुअल में ये काम का नहीं है, ये केवल आपके नॉलेज के लिए कि बॉब थॉमस करके एक साइंटिस्ट था, उसने पहला वायरस क्रिएट किया था क्रीपर के नाम से, ठीक है। और ये जो वायरस क्रिएट किया गया था, ये अप्रानेट के बारे में हम लोग एक बार हमने डिस्कशन किया था कि जो इंटरनेट की शुरुआत हुई थी, वैसे तो 1990 1990 माना जाता है कि जो इंटरनेट की शुरुआत हुई थी वो 1990 से हुई थी, ठीक है। तब www एग्जिस्टेंस में आया था, लेकिन अप्रानेट एक प्रकार का कम्युनिकेशन था, एक प्रकार की नेटवर्किंग थी यूएस आर्मी के बीच में, जिसमें इंटरनेट वर्ड पहली बार यूज़ किया गया था। मतलब यहाँ पर ये कंसेप्ट पहली बार जब सामने आया था तो ये 1969 में आया था, और उसी समय एक वायरस को क्रिएट किया गया जिसे नाम दिया गया था क्रीपर। क्लियर है। तो ये वायरस के कुछ अपन ने बेसिक डेफिनेशन पढ़ी। हम बार बार वायरस करते हैं, तो वायरस एक्चुअल में होता क्या है, अब आपको शायद क्लियर हो गया होगा कि इट इज़ अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग कोड्स और प्रोग्राम दैट कैन कॉज डैमेज टू डेटा और फाइल्स, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट उस पर चलते हैं, वहाँ पे भी वायरस के ही टाइप है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरसेस की हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट वन इज बूट सेक्टर वायरस, इन्फेक्ट मास्टर बूट रिकॉर्ड MBR and loaded into memory with OS files each time when system is booted or started. बूट सेक्टर वायरस क्या होता है, इसको हम लोग मास्टर बूट रिकॉर्ड भी बोलते हैं। एक्चुअल में ये जो बूट सेक्टर वायरस होता है, ये क्या करता है, आपके मास्टर बूट रिकॉर्ड MBR को अफेक्ट करता है या इन्फेक्ट करता है। अब ये होता क्या है, तो जब आपकी OS की फाइल, जैसे आप सिस्टम को ऑन करते हैं, आपके OS की फाइल हार्ड डिस्क से कहाँ पे जा रही होती है, मेन मेमोरी पे, रैम पे। तो रैम पे जब वो जा रही होती है तो एक्चुअल में हम इसको बोलते हैं बूटिंग। तो ये जो बूटिंग की प्रोसेस होती है, तो बूट सेक्टर वायरस क्या करता है, इस बूटिंग की प्रोसेस को रोकने की कोशिश करता है या उसको करप्ट करने की कोशिश करता है। तो कितनी बार आपने नोटिस किया होगा कि आप जब सिस्टम को ऑन करते हैं तो वो जो बीच में सर्कल है वो घूमते ही रहता है, आपका सिस्टम ऑन ही नहीं होता। मतलब ब्लैक स्क्रीन आती है, उसके ऊपर थोड़ा बहुत कुछ लिखा हुआ आता है और बस उसके बाद सिस्टम आपका आगे चलता ही नहीं, मतलब विंडो स्टार्ट ही नहीं हो पाता। तो ये जो विंडो स्टार्ट नहीं हो पाता, इसको हम लोग बोलते हैं बूट सेक्टर वायरस। क्लियर है। देन नेक्स्ट वन इज फाइल वायरस, ऑल्सो कॉल्ड पैरासिटिक वायरस, विच अटैच देमसेल्स विथ एग्जीक्यूटेबल फाइल .exe.com and loaded into the memory when such program is loaded for execution. फाइल वायरस क्या होते हैं, इनको हम लोग पैरासिटिक वायरस भी बोलते हैं। पैरासिटिक क्यों बोला जाता है, क्योंकि एक्चुअल में ये खुद ही अपने आप ही अटैच हो जाते हैं किसी भी एग्जीक्यूटेबल फाइल के साथ या कमर्शियल फाइल के साथ, और ये हमारी मेमोरी में जाके लोड हो जाते हैं जब भी वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया जाता है। जैसे मान लीजिए मुझे कोई गेम अच्छा लग रहा है, मैंने उसको इंटरनेट से डाउनलोड करने की कोशिश की, तो वो गेम के साथ अगर वो गेम प्रॉपर वेबसाइट से डाउनलोड नहीं किया जा रहा है या सिक्योर वेबसाइट से डाउनलोड नहीं किया जा रहा है, तो हो सकता है कि उसके साथ बाय डिफ़ॉल्ट एक एग्जीक्यूटेबल फाइल जो कि वायरस है मेरे सिस्टम में आके बैठ जाए या सेव हो जाए, लोड हो जाए, और फिर जब भी मैं उस गेम को इंस्टॉल करूं तो वायरस की फ़ाइल भी इंस्टॉल हो जाए। और जैसे ही वायरस की फ़ाइल इंस्टॉल होती है, आपका सिस्टम में सेल्फ रेप्लिकेटिंग कोड होने के कारण वो वायरस अपने आप को पूरे सिस्टम में फैला देता है, और जब पूरे सिस्टम में फैला देता है तो उस कारण से हम लोग उसको क्या बोलते हैं, फाइल वायरस या पैरासिटिक वायरस। ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज मैक्रो वायरस, रिटन इन मैक्रो लैंग्वेज MS Excel वर्ड एंड टिपिकली इन्फेक्ट सिस्टम बाय ईमेल, दे कैन डिलीट डैमेज फाइल्स। अब मैक्रो वायरस क्या होता है, मैक्रो एक प्रकार की लैंग्वेज होती है जो MS वर्ड और एक्सेल में यूज़ की जाती है। वहाँ पर इनके MS Excel और वर्ड के अंदर जो प्रोग्रामिंग करके भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं, तो उसके लिए मैक्रो का यूज़ किया जाता है। तो मैक्रो लैंग्वेज में ही लिखे हुए कुछ वायरस इनकम्प्लीट कोड या प्रोग्राम होते हैं जो मैक्रो वायरस का काम करते हैं, और ये ईमेल के थ्रू या आपके MS वर्ड या एक्सेल की फ़ाइल के थ्रू क्या होते हैं,
आपके सिस्टम में सेव हो जाते हैं और आपके फाइल या जो डेटा है उसको डिलीट कर देते हैं या डैमेज कर देते हैं। तो इस कारण से इन्हें क्या कहा जाता है, मैक्रो वायरस। नेक्स्ट वन इज पॉलीमॉर्फिक वायरस। दिस वायरस कैन म्यूटेट देयर कोड टू हाइड देमसेल्व्स। दे आर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट एंड रिमूव फॉर सिग्नेचर बेस्ड एंटीवायरस प्रोग्राम। They can also produce a new type of code virus by changing in their code during self-replicating copying. Polymorphic वायरस का नाम पॉलीमॉर्फिक इसलिए कर रखा गया है क्योंकि ये वायरस जब आपके सिस्टम में इंटर होते हैं तो ये अलग तरीके के होते हैं, लेकिन ये अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोसेस के ड्यूरेशन में अपने वायरस के टाइप को बदलते चले जाते हैं। जैसे आपके सिस्टम की फाइल्स होती है उसके अकॉर्डिंग ये अपने आप को चेंज कर लेते हैं। तो इसी कारण से इन्हें पॉलीमॉर्फिक वायरस कहा जाता है और ये अपने आप को हाइड करके रखता है। आप इनको डायरेक्टली नहीं देख सकते, ये आपको दिखाई देंगे सिम्टम्स के थ्रू। आपको पता होना चाहिए कि आपका सिस्टम पहले किसी टास्क को कितनी देर में करता था और अब उसी टास्क को कितनी देर में कर पा रहा है। तो इस प्रकार से हमें पता चलता है कि हमारे सिस्टम में वायरस की प्रॉब्लम है। और जब ये वायरस दिखाई नहीं देते तो इसी कारण से इनको डिटेक्ट करना और रिमूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब ये वायरस अपने आप को ही सेल्फ रेप्लिकेटिंग कोड के कारण बार बार अपग्रेड करते चले जाते हैं, अपना जो एग्जिस्टेंस है उसको चेंज करते चले जाते हैं। तो ये वायरस इजीली डिटेक्ट भी नहीं हो पाते। तो इन्हें क्या कहा जाता है, पॉलीमॉर्फिक वायरस। नेक्स्ट, वॉर्म्स एंड ट्रोजन्स। आपने ट्रोजन्स नाम बार बार सुना होगा, वॉर्म्स भी एक प्रकार का वायरस का ही टाइप होता है। तो हम लोग इनके ऊपर देखने वाले हैं। एक्चुअल में ये जो टॉपिक है ये पूछा जाता है और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी बनते हैं, शॉर्ट नोट भी पूछा जाता है। तो अपन देखते हैं वॉर्म्स क्या होते हैं। वॉर्म्स इज अ मलिशियस प्रोग्राम विच रेप्लिकेट कंटिन्यूसली एंड एट एंटायर डिस्क स्पेस और मेमोरी। वॉर्म्स क्या होते हैं, ये भी मलिशियस प्रोग्राम होते हैं जो अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, मतलब एक जैसी कॉपी बनाते चले जाते हैं। और जब ये एक जैसी कॉपी बनाते चले जाते हैं तो आपकी पूरी जो डिस्क स्पेस है, जो मेमोरी है, वो पूरी आपको भरी हुई दिखाई देती है। भले उसमें डेटा नहीं है लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि आपकी मेमोरी पूरी फुल है। अनलाइक वायरस, इट डज नॉट नीड होस्ट प्रोग्राम टू स्प्रेड इटसेल्फ, इट कॉपीज इटसेल्फ अंटिल ऑल द डिस्क स्पेस और मेमोरी इज फिल्ड। अब जो वायरस होते हैं वो वायरस तो किसी प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं तो वो स्प्रेड होते हैं। लेकिन वॉर्म्स क्या करते हैं, एक बार अगर आपके सिस्टम में आ गए तो वो जिस मेमोरी के पार्ट में है उस मेमोरी को पूरा फिलअप कर देंगे। वो अपनी सेल्फ रेप्लिकेटिंग फाइल्स बनाते चले जाएंगे और आपकी मेमोरी फुल होती चली जाएगी। वॉर्म्स आर लेस डिस्ट्रक्टिव देन वायरस बिकॉज वॉर्म डज नॉट करप्ट अदर फाइल्स। वॉर्म्स जो होते हैं वो वायरस के कंपेयर में कम डिस्ट्रक्टिव होते हैं बिकॉज इट डज नॉट करप्ट अदर फाइल्स। ये दूसरी फाइल्स को करप्ट नहीं करते। इट ओनली इट्स अप द मेमोरी एंड स्लो डाउन द कंप्यूटर। ये केवल और केवल जो मेमोरी का पार्ट है उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं और सिस्टम को स्लो कर देते हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है, वॉर्म्स कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज ट्रोजन हॉर्सेस। इट इज़ प्रोग्राम दैट अपीयर्स हार्मलेस लाइक यूटिलिटी प्रोग्राम बट एक्चुअली परफॉर्म मलिशियस फंक्शंस लाइक डिलीशन, मॉडिफिकेशन ऑफ फाइल्स। ट्रोजन हॉर्सेस जो होते हैं ये देखा जाए, मतलब अगर इनको हम लोग नोटिस करें तो ये हार्मलेस होते हैं। ये यूटिलिटी प्रोग्राम जैसे ही होते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारी जो फाइल्स है उनके मॉडिफिकेशंस में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, उनको डिलीट कर देते हैं। क्लियर है। तो ट्रोजन हॉर्सेस दिखते हैं सीधे हैं, अपन ऐसा बोल सकते हैं कि जो ट्रोजन हॉर्सेस होते हैं वो सीधे दिखाई देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। ट्रोजन्स आर मोर डेंजरस देन वायरस एंड वॉर्म्स। अगर हम कंपेयर करें तो जो ट्रोजन हॉर्सेस होते हैं वो वायरस और वॉर्म्स के कंपेयर में ज़्यादा डेंजरस होते हैं। दे कैन डैमेज सिक्योरिटी सिस्टम, डाउनलोड एंड इंस्टॉल अनवांटेड सॉफ्टवेयर। ये हमारे सिस्टम के सिक्योरिटी सिस्टम को क्या कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। ये खुद ही अनवांटेड सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल कर देते हैं। मतलब हमारी परमिशन तो कहीं नहीं रहती, ये खुद ही सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके डाउनलोड करके इंस्टॉल करना चालू कर देते हैं। थेफ्ट ऑफ प्राइवेट इन्फॉर्मेशन लाइक यूज़र नेम, पासवर्ड एंड ईमेल्स। इनके थ्रू ध्यान से सुनिएगा, इसके थ्रू इजीली किसी भी यूज़र की पासवर्ड और इन्फॉर्मेशन जो उसका यूज़र डेटा है या प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है उसको गेन किया जा सकता है।
जनरली दे आर टूल ऑफ हैकर्स दे एंड ट्रांसफर्ड थ्रू फ्रीवेयर शेयरवेयर एंड गेम इंस्टॉल्ड बाय द यूज़र। इसी कारण से हैकर्स के लिए ये सबसे बड़ा टूल होते हैं ताकि वो सामने वाले सिस्टम में हैकिंग कर सकें। अब ये फैलाए कैसे जाते हैं, तो फ्रीवेयर शेयरवेयर या जो ऐसे गेम्स होते हैं जिनके थ्रू इन सॉफ्टवेयर्स को यूज़र्स के सिस्टम तक पहुंचाया जाता है। तो ट्रोजन हॉर्सेस भी एक प्रकार से वायरस का ही टाइप होता है, लेकिन ये वायरस से ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है? तो आज के लिए अपन ने क्या देखा, अलग अलग वायरस की डेफिनेशन देखी और वायरस के टाइप्स को देखा। अब जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा तो हम लोग बात करेंगे स्पाईवेयर और एडवेयर की। स्पाईवेयर एंड एडवेयर। Spyware is a program designed to spy on your activities and report this data to its developer. Mostly they are downloaded from the website or internet and secretly installed without your consent. Spyware क्या होते हैं? Spyware is a program that designed to spy on your activities and report this data to its developer. Spyware क्या करते हैं? ये एक प्रकार का प्रोग्राम होते हैं जो किसी सिस्टम की स्पाइंग करने के लिए, जासूसी करने के लिए या आपके सिस्टम पर आप क्या एक्टिविटी कर रहे हैं उस एक्टिविटी को जानने के लिए इस प्रकार के प्रोग्राम डिज़ाइन किए जाते हैं। और ये जो प्रोग्राम है, ये जो सॉफ्टवेयर है, ये किसी तरीके से आपके सिस्टम तक पहुंचा दिए जाते हैं और फिर आपकी एक्टिविटी को नोटिस किया जाता है। और कौन नोटिस करता है? ऑब्वियस है कि इसका जो डेवलपर है वो इसको नोटिस करता है। मोस्टली दे आर डाउनलोडेड फ्रॉम वेबसाइट और इंटरनेट। इस टाइप के जो सॉफ्टवेयर है आपको इजीली वेबसाइट पर और इंटरनेट पे मिल जाएंगे, वहाँ से इनको डाउनलोड करके कोई भी स्पाइंग किसी भी सिस्टम की कर सकता है। एंड सीक्रेटली इंस्टॉल्ड विदाउट योर कंसेंट। और इसके बाद भी क्या होता है कि बिना मतलब परमिशन के, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक सिंपल सा बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे दूँ, तो अगर मैं नेट यूज़ करता हूँ और मैं इंटरनेट पे फेसबुक बहुत चलाता हूँ, मान लीजिए ऐसा, तो फेसबुक पे अगर मुझे कोई लिंक ऐसी मिलती है जहाँ पर जो मेरे लिए अट्रैक्टिव है, मैं उस लिंक को ओपन कर लेता हूँ। सामने वाले व्यक्ति ने उस लिंक को जानबूझ के मेरे लिए जनरेट किया है क्योंकि उसको पता है कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अब वो जो लिंक पे मैंने क्लिक किया है उसने उसके साथ एक छोटा सा सॉफ्टवेयर भी इनबिल्ट कर दिया है। जैसे ही मैं उस लिंक पे क्लिक करूँगा वो सॉफ्टवेयर भी मेरे सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट बिना मेरे कंसेंट के उस मेरे सिस्टम में आके सेव हो जाएगा। अब वो लिंक पे जो भी टास्क था या जो भी मेरे लिए अट्रैक्शन था वो काम ख़त्म हो चुका है, लेकिन बैक साइड पर पीछे क्या हो चुका है, मेरे सिस्टम में एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है जिसका मुझे ही नॉलेज नहीं है। क्लियर है? तो अब सामने वाला व्यक्ति का काम भी कंप्लीट हो गया। उसने मुझे एक कुछ अट्रैक्शन वाली लिंक मेरे सामने भेजी थी, मैंने उसको ओपन कर लिया। उसके पीछे जो दूसरा एक सॉफ्टवेयर था जो कि हिडन था, वो मेरे सिस्टम में हिडन तरीके से सेव हो गया। अब मैं अपने सिस्टम पे जो भी एक्टिविटी करूँगा सामने वाला व्यक्ति उस एक्टिविटी को इजीली नोटिस कर सकता है। तो ये स्पाईवेयर कहलाते हैं। जो वो सॉफ्टवेयर की बात मैं कर रहा हूँ कि जो हिडन तरीके से उस लिंक के साथ आया था और मेरे सिस्टम में हिडन तरीके से सेव हो गया, जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, वो सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं? स्पाईवेयर। और ये सॉफ्टवेयर या जो स्पाईवेयर होते हैं ये आपके सिस्टम में वेबसाइट और इंटरनेट के थ्रू बिना आपके कंसेंट के सेव हो जाते हैं। जनरली स्पाईवेयर स्टील्स प्राइवेट इंफॉर्मेशन लाइक यूज़र नेम, पासवर्ड, बैंक डिटेल एक्सेट्रा एंड passes it to its developer who can pass it to other interested people। अब स्पाईवेयर जो होते हैं ये एक्चुअल में करते क्या है, क्यों किसी के सिस्टम में इंस्टॉल किया जाता है? तो किसी के सिस्टम में इंस्टॉल करने का मेन रीज़न तो होता है कि अपना प्रॉफिट करना, दूसरा रीज़न होता है सामने वाले का लॉस करना, तीसरा होता है कि सामने वाला क्या एक्टिविटी कर रहा है, कुछ पर्सनल रीज़न हो सकते हैं जिसके कारण सामने वाले सिस्टम की स्पाइंग की जाती है। तो स्पाईवेयर के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? प्राइवेट इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। जो डेवलपर होता है, जो भी स्पाईवेयर बनाता है या स्पाईवेयर किसी के सिस्टम में डालता है, वो इन स्पाईवेयर के थ्रू क्या कर सकता है? प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को स्टील कर सकता है, चोरी कर सकता है। अब प्राइवेट इन्फॉर्मेशन में यूज़र नेम, पासवर्ड, बैंक डिटेल अगर किसी व्यक्ति के पास चली जाती है
फाइनेंशियली आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो इस कारण से आपको बार बार बैंक के मैसेज भी आते होंगे आपके मोबाइल पे कि अपना आईडी पासवर्ड, अपना यूज़र नेम, अपना पिन नंबर हमेशा सेव रखिए और किसी के साथ शेयर मत कीजिए। या बैंक कभी भी इन चीज़ों की डिमांड नहीं करता, क्योंकि बैंक को भी पता है कि ये बहुत क्रूशियल चीज़ें होती है जिनकी शेयरिंग नहीं की जा सकती। इवन बैंक से भी कभी भी आपको अकाउंट नंबर पूछने के लिए कॉल नहीं आएगा, कभी भी बैंक से आपको आईडी पासवर्ड पूछने के लिए नंबर नहीं आएगा, कभी भी बैंक से आपका क्रेडिट या डेबिट कार्ड का जो 16 डिजिट का नंबर होता है या पिन नंबर होता है वो आपसे नहीं पूछा जाएगा। अगर कोई बैंक आपसे इस प्रकार की डिमांड कर रहा है तो आप लोग अवेयर हो जाइए कि कहीं ना कहीं कुछ फ्रॉड है, क्योंकि बैंक के पास इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं होता। अगर आपके आईडी पासवर्ड है तो वो केवल आप ही एक्सेस कर सकते हैं, बैंक भी एक्सेस नहीं कर सकता। क्लियर है? तो इस कारण से स्पाईवेयर से थोड़ा सा बचने की कोशिश हमें करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन आपके सिस्टम में ताका झाकी कर रहा हो। नेक्स्ट वन इज एडवेयर। एडवेयर आर द malware प्रोग्राम दैट डिलीवर अनवांटेड एडवर्टीजमेंट टू योर कंप्यूटर इन पॉपअप फॉर्म। एडवेयर क्या होता है? ये एक प्रकार का malware प्रोग्राम होता है। ये हमें इरिटेट करता है। अगर आपने कोई वेबसाइट ऐसी ओपन कर ली जो कि अनसिक्योर्ड है तो उसके साथ एडवेयर हमारे ब्राउज़र में आके सेव हो जाते हैं। अब ये एडवेयर करते क्या है? ये एडवेयर क्या करते हैं कि इंटरनेट के दुनिया में जो भी अनवांटेड एड्स होते हैं जो कि बार बार हमारे जैसे हम कोई ब्राउज़र या इंटरनेट चला रहे हैं तो बार बार कोई ना कोई ऐड हमारे सिस्टम पे पॉपअप होने लगता है। पॉपअप होने का मतलब होता है सडनली पूरी स्क्रीन पे आ जाता है, फिर उसको या तो क्लोज़ करो या नहीं तो उस पूरे वीडियो को देखो या 5, 10, 20 सेकंड का जो भी वो वीडियो है वो पूरा उसको वॉच करो। तो ये जो एडवेयर होते हैं ये क्या करते हैं? अनवांटेड एडवर्टीज़मेंट जो कि हम लोग नहीं चाहते वो एडवर्टीज़मेंट को बार बार हमारे स्क्रीन पर ले आता है। तो अगर आपके ब्राउज़र पे एडवेयर इंस्टॉल्ड हो गया है तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बार बार आपको इरिटेट करेगा, पॉपअप मैसेज देगा, एडवर्टीज़मेंट आपके सामने बार बार खोल देगा। तो इस कारण से क्या होता है? हम लोग इरिटेट होते हैं और परेशान होते हैं। दे आर ऑल्सो गेट इंस्टॉल्ड एज टूल बार इन वेब ब्राउज़र। ये बात मैंने अभी बोली कि ये वेब ब्राउज़र में क्या होता है? इंस्टॉल्ड हो जाता है। दे कंज्यूम नेटवर्क बैंडविड्थ। अब हाँ, ये भी है। लॉस क्या है इससे हमारा? इससे लॉस ये है कि आपका इंटरनेट जो आपको फुल जो बैंडविड्थ मिलना चाहिए थी आपके काम के लिए, लेकिन वो बैंडविड्थ का कुछ पार्ट ये ऐड खा जाते हैं। मतलब खा जाते हैं इन द सेंस यूज़ कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। और जब ये ऐड बैंडविड्थ का कुछ पार्ट कंज्यूम कर लेते हैं तो ऑब्वियस है कि आपको अपने काम के लिए जो नेट की स्पीड मिलना चाहिए वो स्लो हो जाती है। इट कैन डिस्प्ले पॉपअप एड्स और इरिटेटिंग मैसेज एंड कैन स्लो डाउन इंटरनेट स्पीड। अब ये जो एडवेयर होते हैं ये क्या करते हैं? पॉपअप मैसेज या एड्स को बार बार हमारे सामने लेके आते हैं, इरिटेटिंग मैसेज बार बार सामने लेके आते हैं और हमारे जो नेट की स्पीड है उसको क्या कर देते हैं? स्लो कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग थोड़े से इरिटेट होते हैं और इन चीज़ों से परेशान भी होते हैं। स्पैम और फिशिंग, these are also a type of virus. Spam, unwanted bulk mails. Spamming refers to the unwanted bulk mails sent by an unidentified sources in the mailbox. Spamming क्या होता है? स्पैमिंग एक प्रकार का कंसेप्ट होता है जिसके अकॉर्डिंग अनवांटेड बल्क में जो मेल्स होते हैं जो कि किसी आइडेंटिफाइड या अनआइडेंटिफाइड सोर्सेज के थ्रू हमारे मेल बॉक्स में भेज दिए जाते हैं। आप कभी भी अपना जीमेल आईडी या अपने जो भी मेल आईडी बना रखा है उसको ओपन करेंगे तो उसमें बहुत सारे मेल ऐसे मिलेंगे, ऐसे सोर्सेज से आए हुए मिलेंगे जिनको आप लोग जानते ही नहीं हैं। वो केवल एडवर्टीज़मेंट के लिए होते हैं या वो केवल अपने प्रमोशन के लिए होते हैं या वो केवल अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए किए हुए मेल होते हैं जो कि आपसे रिलेटेड नहीं होते या आप उन मेल से कोई अपना लिंक नहीं जोड़ सकते, ऐसे मेल्स होते हैं। तो ऐसे मेल्स को क्या कहा जाता है? स्पैम कहा जाता है। इन नॉन मलिशियस फॉर्म इट कैन बी एन प्रोडक्ट प्रमोशन एडवर्टीजमेंट ईमेल सेंड बाय अननोन अकाउंट। ये नॉन मलिशियस फॉर्म होता है। नॉन मलिशियस का मतलब होता है कि आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते,
लेकिन अननेसेसरी आपके सिस्टम में स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। अब ये जो मेल होते हैं, जैसा मैंने अभी बताया कि प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए होते हैं, एडवर्टीजमेंट के लिए होते हैं, जो कि किसी भी अननोन अकाउंट से आपको भेजे जाते हैं। इन मलिशियस फॉर्म द अटैकर कीप एंड सेंडिंग बल्क मेल अंटिल मेल सर्वर रन्स आउट ऑफ द डिस्क स्पेस विच में कॉज बाउंस ऑफ यूजफुल मेल्स। अब देखिए इनसे प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि आप लोगों को लगेगा मेल आ रहे हैं वो तो वैसे भी क्लाउड के ऊपर है और हमारे सिस्टम में तो स्पेस ले ही नहीं रहे। तो आपको मैं बता दूं कि आपने जिस पोर्टल पे भी अपना अकाउंट बनाया हुआ है उसकी भी एक लिमिटेशन होती है। अब अगर आपके मेल आईडी पर अनवांटेड फालतू के मेल आके इकट्ठे होते चले जाएंगे तो आपके मेल पर जगह नहीं बचेगी, क्योंकि मैंने कहा कि लिमिटेशन होती है और लिमिटेशन होती है तो जो अनवांटेड मेल आपके उसमें आके इकट्ठे हो गए हैं तो जो काम के मेल है उनके लिए स्पेस नहीं बचेगी। तो इस कारण से क्या होता है कि स्पैम कहीं ना कहीं हमारा लॉस ही क्रिएट करते हैं, लॉस का ही सौदा होता है। तो इस कारण से स्पैम से बचना चाहिए, या ऐसे मेल आते हैं तो उन्हें हमें डिलीट करना चाहिए। और मैं आपको वैसे भी बता दूं कि ये स्पैम जो आते हैं इनके मेल के अंदर हमेशा अनसब्सक्राइब्ड का एक ऑप्शन होता है सबसे नीचे। अगर आप उस पर क्लिक कर देंगे तो उस पर्टिकुलर सोर्स से आने वाले सारे मेल ब्लॉक हो जाएंगे। तो आप इस प्रकार से भी मेल को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। मान लीजिए कि फेसबुक से नोटिफिकेशन बार बार मेरे मेल पे आ जाते हैं, जबकि मुझे अपने मेल पर फेसबुक से कोई नोटिफिकेशन नहीं चाहिए। तो मेरे पास दो ऑप्शन है कि मैं फेसबुक पे जाऊं, उसकी सेटिंग में जाऊं, वहाँ पे मैं नोटिफिकेशन को ऑफ़ कर दूं, या दूसरा तरीका है कि मैं अपने मेल पर जाऊं, वहाँ पर फेसबुक का कोई सा भी एक मेल खोलूं, उसमें नीचे अनसब्सक्राइब्ड का एक ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक कर दूँ। तो आपके मेल पर पर्टिकुलर वेबसाइट से या अकाउंट से आने वाले मेल क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। फिर वहाँ पे आपको उससे रिलेटेड कोई मेल नहीं मिलेगा। तो वैसे ही आपके पास जिस भी कंपनी के मेल बहुत आते हैं, आप परेशान हैं, तो उस मेल को ओपन करिए। मेल को ओपन करने के बाद उसमें सबसे लास्ट में अनसब्सक्राइब्ड लिखा हुआ मिलेगा, एक छोटी सी लिंक होगी, उस पर आप क्लिक करेंगे तो उस कंपनी से या उस पर्टिकुलर अकाउंट से आने वाले मेल अपने आप ही ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक है, तो स्पैम एक प्रकार से कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसलिए इसको हम लोगों ने वायरस की डेफिनेशन में रखा है। लेकिन ये एक्चुअल में वायरस नहीं होता, आपके सिस्टम में हार्मफुल एक्टिविटी नहीं करता। नेक्स्ट वन इज़ फिशिंग। फिशिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ अटेम्प्टिंग टू एक्वायर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सच एज यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल एक्सेट्रा बाय वेबसाइट लिंक, सेंडिंग ईमेल फ्रॉम सोर्सेज विच लुक ऑथेंटिकेट और वॉइस कॉल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए कुछ मैं फेसबुक बहुत चलाता हूँ और उस पर कुछ अट्रैक्शन वाला कुछ लिंक मेरे सामने है और सामने वाला को व्यक्ति को पता है कि उस लिंक पे या उस पर मैं ज़रूर क्लिक करूँगा। तो मैंने अभी जैसा आपको बताया था कि एडवेयर या जो स्पाईवेयर ऐड हो जाते हैं उस लिंक के साथ हाइड करके भेजे जाते हैं और फिर वो स्पाईवेयर में सिस्टम में इंस्टॉल हो जाते हैं। तो जो स्पाईवेयर की बात थी, वो जो कंसेप्ट होता है कि एक्चुअल में ऑथेंटिकेट तरीके से आपके सिस्टम पे कुछ और दिखाना और कुछ और दिखाने के साथ साथ कुछ अनऑथेंटिकेट तरीके से आपके सिस्टम में कुछ और इंस्टॉल कर देना और फिर उस इंस्टॉलेशन के थ्रू आपके सिस्टम की इंफॉर्मेशन को गेन करना क्या कहलाता है, फिशिंग कहलाता है। तो फिशिंग क्या होती है, एक प्रकार की प्रोसेस होती है जिसमें सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को अटेम्प्ट किया जाता है किसी, और वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है, यूज़र नेम हो सकता है, पासवर्ड हो सकता है, क्रेडिट कार्ड नंबर हो सकता है, बैंक अकाउंट डिटेल हो सकती है। और ये सब कैसे किया जाता है कि किसी ऐसी लिंक के थ्रू जिसमें ऐसी कुछ पर्टिकुलर पेज बना के सामने वाले को सेंड कर दिया जाता है। सामने वाला उस पेज को खोलेगा, अपनी इन्फॉर्मेशन डाल देगा कुछ और समझकर, और वो इन्फॉर्मेशन किसी और के पास चली जाएगी जो सामने वाला चाहता था। तो ये जो प्रोसेस होती है क्या कहलाती है, फिशिंग कहलाती है। मैं आपको इसको बहुत सिंपल तरीके से बताऊँ। मान लीजिए कोई यूज़र है जो फेसबुक बहुत चलाता है। अब वो फेसबुक बहुत चलाता है, उसको कहीं पर भी फेसबुक का पेज दिखता है, वो अपना आईडी पासवर्ड डाल देता है और आईडी पासवर्ड डालने के बाद उस पर फेसबुक पे लॉगिन हो जाता है। अब मुझे ये बात पता है तो मैंने क्या किया, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं उसका फेसबुक चेक करना चाहता हूँ और उसका आईडी पासवर्ड लेना चाहता हूँ तो मैं फेसबुक जैसा ही सेम पेज क्रिएट करूँगा। किसी भी वेबसाइट का सेम पेज क्रिएट करना कोई बड़ा टास्क नहीं होता है, ईजिली हो जाता है।
तो मैं सेम फेसबुक जैसा एक पेज क्रिएट करूँगा और उस पेज की लिंक सामने वाले को भेज दूँगा। सामने वाले के पास जैसे ही वो पेज खुलेगा उसको लगेगा कि ये तो फेसबुक है, उसमें जैसे ही वो आईडी पासवर्ड डालेगा वो आईडी पासवर्ड मेरे पास आ जाएंगे। वो एक्चुअल में जो पेज मैंने क्रिएट किया है वो फेसबुक जैसा है, लेकिन वो फेसबुक का पेज नहीं है, वो मेरा पर्सनल पेज है जो मैंने क्रिएट किया है। और सामने वाले को क्या लग रहा है कि वो फेसबुक का पेज है। अब वो फेसबुक का पेज है, इस कंडीशन में वो क्या करेगा, उसमें आईडी पासवर्ड डाल देगा और वो आईडी पासवर्ड मेरे पास आ जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस हुई क्या कहलाएगी, फिशिंग कहलाएगी। तो इसमें क्या हो सकता है, ये तो खैर मैंने फेसबुक की बात की। अब अगर मैं ऐसे किसी बैंक का मेन पेज जहाँ पे लॉगिन आईडी पासवर्ड डाले जाते हैं वो डाल दूँ, तो सामने वाला जैसे ही उस पर क्लिक करेगा अपना आईडी पासवर्ड डाल देगा, वो मेरे पास आ जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। तो ये जो प्रोसेस होती है कहलाती है फिशिंग। ठीक है, वैसे इनसे निपटने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे लूप होल्स, लेकिन बहुत सारे लूप होल्स भी होते हैं कि इनको क्रैक किया जा सकता है। तो इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। बार बार आपको कहा जाता है कि जो भी लिंक है जिसको आप नहीं जानते या अनसिक्योर्ड तरीके से कोई लिंक आपके पास आती है तो उसको ओपन मत करिए, कहीं ना कहीं उसके अंदर थ्रेट हो सकते हैं। नेक्स्ट है पीसी इंट्रूजन। अब ये वाला जो टॉपिक है ये हम लोग जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा या नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बनेगा उसमें हम लोग बात करेंगे। और ये भी एक प्रकार से आपका वायरस का ही टाइप है। तो अभी वायरस के टाइप के ऊपर अभी और थोड़ा बहुत डिस्कशन करना बाकी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन मिलते हैं और उसमें हम लोग पीसी इंट्रूजन पे बात करेंगे। PC intrusion. A computer system may be potential target of the hackers when it is connected to internet. Your computer can be accessed and used as a platform to spread malwares and carry unethical activities by hackers. आपका जो सिस्टम है वो पोटेंशियली सबसे बड़ा टारगेट होता है जब आपका सिस्टम इंटरनेट से कनेक्ट होता है। Your computer can be accessed and used as a platform to spread malwares. आपके सिस्टम का यूज़ किया जा सकता है या उसको एक्सेस किया जा सकता है अगर आप लोग अनऑथराइज्ड तरीके से इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं या इलीगल तरीके से इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। आपके सिस्टम से डेटा एक्सेस किया जा सकता है, आपके सिस्टम को एज अ प्लेटफॉर्म बनाकर मलवेयर्स को स्प्रेड किया जा सकता है। तो और ये एक्टिविटी कौन करता है, हैकर्स करते हैं। तो आपका सिस्टम उस कंडीशन में ज़्यादा अनसिक्योर होता है जब वो इंटरनेट पे कनेक्ट होता है। पीसी इंट्रूजन्स रेफर्स टू द अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑफ कंप्यूटर बाय हैकर्स और मलिशियस प्रोग्राम। पीसी इंट्रूजन का मतलब क्या होता है, अगर मैं इसको टेक्निकली आपको बताऊं तो ये एक अनऑथराइज्ड एक्सेस होता है कंप्यूटर्स का, जो कौन करते हैं, हैकर्स करते हैं या मलिशियस प्रोग्राम जो आपके सिस्टम में मौजूद है वो आपके सिस्टम को अनऑथराइज्ड तरीके से एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। कितनी बार तो ये काम हैकर्स करते हैं, कितनी बार ये काम मलिशियस प्रोग्राम्स करते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पीसी इंट्रूजन्स कहते हैं। जनरली दिस टाइप ऑफ अटैक may eat up all the resources of the computer which may cause to stop of the functionality of the computer system. अब ये जो अटैक है ये क्या करता है, आपके कंप्यूटर सिस्टम के जितने रिसोर्सेस है या जितनी मेमोरी है उसको ईट कर लेता है। ईट कर लेता है मतलब उसको ख़त्म कर देता है। आपके सिस्टम में मेमोरी दिखाएगा लेकिन वो मेमोरी पूरी फिलअप होगी, भले उसके अंदर कोई डेटा नहीं होगा। कितनी बार आपके जो सिस्टम है उसकी फंक्शनलिटी को अफेक्ट करता है, उसको हॉल्ट पे डाल देता है और हम लोग बोलते हैं कि सिस्टम हैंग हो गया है। सिस्टम कम टू हॉल्ट स्टेट, दिस इज कॉल्ड डॉस, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। इसे क्या कहा जाता है, डॉस भी कहा जाता है। डॉस का फुल फॉर्म होता है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। समटाइम एन अटैकर प्रोग्राम कैन डिलीट क्रिटिकल ओएस फाइल्स एंड डेटा फाइल्स, दिस इज कॉल्ड स्वीपर अटैक। कितनी बार ऐसा होता है कि जो अटैकर्स होते हैं वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स को डिसेबल कर देते हैं या डिलीट कर देते हैं, या आपका जो पर्सनल या क्रूशियल डेटा है उसको डिलीट कर देते हैं या उसमें मॉडिफिकेशन कर देते हैं। तो ये जो तरीके होते हैं अनऑथराइज्ड तरीके से आपके सिस्टम को एक्सेस करना, यही क्या कहलाता है, पीसी इंट्रूजन्स कहलाता है। दिस इज कॉल्ड स्वीपर अटैक, इसे स्वीपर अटैक भी कहा जाता है।
Network security principle. The entire computer and network security is based on the some safeguard designed to protect to a computer system from threats. अब कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी जो होता है ये एक प्रकार का सेफगार्ड होता है जो क्यों डिज़ाइन किया जाता है ताकि हम लोग कंप्यूटर सिस्टम को क्या कर सकें, थ्रेट से बचा सकें। अब ये कितने टाइप का होता है या कैसा होता है, तो फर्स्ट वन इज एक्टिव प्रोटेक्शन, इंस्टॉलेशन ऑफ प्रोग्राम एंड फायरवॉल फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरसेस, स्पाईवेयर, एडवेयर एंड पीसी इंट्रूजन। हमारे पास सिस्टम के अंदर ही इनबिल्ट क्या होता है, जब भी हम लोग कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो उसके इंस्टॉलेशन के साथ ही फायरवॉल और कुछ सिक्योरिटी के प्रोग्राम्स या प्रोटेक्शन इंस्टॉल्ड हो जाते हैं ताकि हम लोग सिस्टम को वायरस से, स्पाईवेयर से, एडवेयर से और पीसी इंट्रूजन से बचा सकें। वायरसेस, स्पाईवेयर, एडवेयर और पीसी इंट्रूजन वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन लास्ट लेक्चर, सो you are very well aware about all these things. The next one is preventive measures. You should opt some preventive measures to avoid such happenings. अब preventive measures में हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसी मेथड अप्लाई करने की कोशिश करते हैं ताकि ऐसी जो चीज़ें हैं वायरस से जनरेट होने वाली जो थ्रेट्स हैं उनसे बचा जा सके। तो अपन इनके बारे में देखते हैं डिटेल में। एक्टिव प्रोटेक्शन पे अगर हम लोग बात करें पहले, तो एक्टिव प्रोटेक्शन में सबसे पहले आता है अथोराइजेशन, और वी कैन से इट इज़ यूज़र नेम और लॉगिन आईडी। यूज़र अथोराइजेशन इज डन बाय वैलिड यूज़र नेम और लॉगिन आईडी एक्सेट्रा। सम थिंग्स डू यू नो, यूज़र नेम इज अ कोड विच अथोराइजेस यूजर्स टू गेट कंप्यूटर एक्सेस आफ्टर लॉगिन। अगर आप लोग सिस्टम से बहुत अच्छे से अवेयर है तो आप लोगों को पता होगा कि सिस्टम के स्टार्ट होने के पहले आपसे लॉगिन आईडी और लॉगिन पासवर्ड और आपका लॉगिन आईडी पूछा जाता है। इवन आप लोगों ने फेसबुक का आईडी बनाया होगा या जीमेल का आईडी बनाया होगा तो उस पर भी आपका यूज़र नेम और लॉगिन आईडी की ज़रूरत होती है, उसके बिना आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। हम हमारे मोबाइल पर भी अगर आपने सिक्योरिटी पासवर्ड डाल रखा है तो सिक्योरिटी पासवर्ड क्यों होता है, ताकि अथोराइज किया जा सके कि ये व्यक्ति या ये पर्टिकुलर पर्सन इस सिस्टम को चलाने के लिए अथोराइज्ड है। उसी के कारण उस पर क्या डाला जाता है, यूज़र नेम और पासवर्ड डाला जाता है। आप लोग पासवर्ड के लिए हो सकता है कि आप कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू यूज़ करते हो सकता है कि आप पैटर्न यूज़ करते हो। तो ये सब क्या है, अथोराइजेशन का ही एक तरीका है। यहाँ पर किसी भी सिस्टम को एक्सेस करने के पहले हमें या तो उसका यूज़र नेम और लॉगिन आईडी डालना होता है और फिर पासवर्ड भी डालना होता है। तो अथोराइजेशन आपको हमेशा क्या बताता है कि कौन व्यक्ति या कौन इंसान आपके सिस्टम को चलाने के लिए अथोराइज्ड है और वो उसको एक्सेस कर सकता है या नहीं कर सकता है। हम हमारी लैब की ही बात करें तो हमने हमारी लैब में हर सिस्टम के अंदर 2 अथोराइजेशन बना रखे हैं। एक अथोराइजेशन एडमिनिस्ट्रेटर का है और एक अथोराइजेशन आप लोगों का है। आप लोगों के पासवर्ड मुझे नहीं पता है और मेरे पासवर्ड आप लोगों को नहीं पता है। तो ये चीज़ें होती है ताकि आप लोग मेरे एरिया में आपके सिस्टम को एक्सेस ना कर सको और मैं आपके सिस्टम में जाकर या कोई और आपके सिस्टम में जाकर उसको एक्सेस ना कर सकें। तो ये हमने क्या प्रोवाइड कर रखा है, अथोराइजेशन। तो अगर हम हमारे लैब के सिस्टम की बात करें तो उसमें 2 टाइप के अथोराइजेशन है। एक है आपके नेम के साथ यूज़र नेम और एक है मेरे नेम के साथ यूज़र नेम। ठीक है, तो ये यूज़र नेम जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं, अथोराइजेशन कहलाते हैं। उसके बाद आता है ऑथेंटिकेशन। अब ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है, हमने नाम तो बना दिए, अलग अलग आईडी तो बना दिए, लेकिन अब उनके ऊपर हमें क्या डालना होता है, पासवर्ड डालना होता है ताकि सामने वाला उसको ऑथेंटिकेट होकर उस सिस्टम को एक्सेस कर सके। आप मेरे लॉगिन आईडी पर जाकर अगर अपना पासवर्ड डालेंगे तो वो एक्सेस नहीं होगा, मतलब आप ऑथेंटिकेट पर्सन नहीं हैं। और अगर आप ऑथेंटिकेट पर्सन नहीं है तो आप लायबल भी नहीं है कि आप मेरा सिस्टम चला सकें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ऑथेंटिकेशन क्या है, यूजर इज ऑथेंटिकेटेड बाय अ वैलिड पासवर्ड। यहाँ पे हमने ऊपर जो ऑथराइजेशन की बात की, वहाँ पर अगर हमने यूज़र नेम क्रिएट किया हुआ है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, साथ में वैलिड पासवर्ड भी क्रिएट करना होगा। पासवर्ड इज अ सीक्रेट कोड दैट इज़ यूज टू ऑथेंटिकेट और कंफर्म यूजर्स आइडेंटिटी। अब यहाँ पे जो पासवर्ड होता है वो यूज़र के नेम को ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है या इस बात के लिए कंफर्मेशन क्रिएट करता है कि जो व्यक्ति इस सिस्टम को एक्सेस कर रहा है वो राइट पर्सन है या उसको ऑथेंटिकेट किया जा चुका है। पासवर्ड शुड स्ट्रॉन्ग इनफ टू अवॉइड गेसिंग।
हमारे जो पासवर्ड हम लोग देते हैं किसी भी सिस्टम के, भले वो आप सिस्टम के पासवर्ड दे रहे हैं या अगर आप लोग अपने आईडी लॉगिन आईडी के पासवर्ड दे रहे हैं, अगर आपके पोर्टल के पासवर्ड है या आपके फेसबुक आईडी के पासवर्ड है, तो वो हमेशा इतने स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि कोई भी उसको इजीली गेस ना कर सके। जैसे अगर मैं मेरा नाम लिखूं एज अ यूज़र नेम और पासवर्ड में डाल दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये इजीली गेस किया जा सकता है। हम लोग फिर बाद में हम खुद ही शिकायत करते हैं कि हमारे सिस्टम को सामने वाले ने हैक कर लिया, या उसने हमारे ईमेल आईडी को खोल लिया, या हमारे अकाउंट से उसने पैसे ट्रांसफ़र कर लिए। तो कुछ हद तक उसके जिम्मेदार हम लोग खुद होते हैं, क्योंकि हम लोग इतने इजी पासवर्ड रख देते हैं कि सामने वाला उसको इजीली गेस करके उसको एक्सेस कर लेता है। मतलब उसको ज़्यादा हैकिंग करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती, वो इजीली पासवर्ड को क्या कर लेते हैं, गेस कर लेते हैं, और उसके पासवर्ड के गेस होने के बाद तो फिर इजीली आपके अकाउंट का एक्सेस किया जा सकता है। तो इस कारण से हमेशा आपको कहा जाता है कि जब भी आप पासवर्ड रखें हमेशा अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिकल वैल्यू और साथ में कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स, इनका यूज़ ज़रूर करें। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से अपने पासवर्ड क्रिएट करें ताकि इजीली कोई भी उसको एक्सेस ना कर पाए। जनरली यूज़र नेम एंड पासवर्ड इज कॉम्बिनेशन इज यूज टू प्रोवाइड बेटर सिक्योरिटी। अब एक्चुअल में कहीं पर भी कोई भी अकाउंट आप क्रिएट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको हमेशा यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि उनके कॉम्बिनेशन से ही आप लोग किसी सिस्टम को बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप केवल पासवर्ड दे के किसी सिस्टम को एक्सेस करना चाहते हैं तो पॉसिबल नहीं होता, और अगर आप किसी सिस्टम को केवल यूज़र नेम देकर एक्सेस करना चाहते हैं तो भी पॉसिबल नहीं होता। आपको इन दोनों का क्या यूज़ करना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन। थर्ड वन इज़ बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन, या हम लोग इसको फिजिकल ऑथेंटिकेशन भी बोल सकते हैं। टू प्रोवाइड मोर स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी अ सिस्टम में बी हैव बायोमेट्रिक डिवाइस टू आइडेंटिफाई अ पर्सन बाय यूनिक बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज लाइक फिंगरप्रिंट, रेटिना स्कैन, वॉइस एंड फेस रिकॉग्निशन एक्सेट्रा which can not be transferred or stolen by others। अब आजकल हमारे यूज़र नेम और पासवर्ड में के अलावा भी एक बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन होता है जिसमें फिजिकल वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। फिजिकल वेरिफिकेशन का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति को आपने ऑथेंटिकेट किया हुआ है उस व्यक्ति का वहाँ पर होना सिस्टम को एक्सेस करने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि बायोमेट्रिक डिवाइसेस हम लोग इसके लिए यूज़ करते हैं। और बायोमेट्रिक डिवाइसेस जब यूज़ की जाती है तो हो सकता है व्यक्ति का या उस पर्टिकुलर पर्सन का फिंगरप्रिंट के स्कैन से क्या हो, सिस्टम एक्सेस हो। ठीक है, अगर आप किसी बैंक में जाएंगे या एसबीआई के बैंक में जाएंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि उनको बैंक के जो सिस्टम है एक्सेस करने के लिए एक डिवाइस लगाना होती है जिसपे उनको थंब इम्प्रेशन देना होता है, और उनके थंब इम्प्रेशन से वो सिस्टम एक्सेस होना चालू होता है। ठीक है, अगर आप उसमें मैनुअली पासवर्ड डालेंगे या मैनुअली यूज़र नेम डालेंगे तो वो सिस्टम एक्सेस नहीं होगा। वहाँ पे उस पर्टिकुलर पर्सन का खड़े होना या उस पर्सन को वहाँ पे होना कंपलसरी होता है, क्योंकि उसके थंब इम्प्रेशन से क्या होता है, सिस्टम एक्सेस होना चालू होता है। तो ये एक प्रकार से क्या हो गया, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन हो गया। तो ये बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन का होना ज़रूरी है। या कुछ सिस्टम आप लोग खुद भी इसके एग्जांपल देख सकते हो आपके मोबाइल में भी। आजकल हमारे पास जो मोबाइल आते हैं वो फिंगरप्रिंट के आइडेंटिफिकेशन के साथ आते हैं, पीछे एक थंब इम्प्रेशन देने का ऑप्शन होता है, तो उस थंब इम्प्रेशन के बाद ही आपका सिस्टम जो मोबाइल है वो अनलॉक होता है। ठीक है, तो ये सब तरीके हो गए बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन के। यहाँ पे हमें पासवर्ड मैनुअली नहीं डालना पड़ता या पैटर्न लॉक हमें यूज़ नहीं करना पड़ता। यहाँ पे केवल हमारे फिंगरप्रिंट से या फेस रिकॉग्निशन से या वॉइस रिकॉग्निशन से हमारा सिस्टम क्या हो जाता है, अनलॉक हो जाता है। तो एक ये भी तरीका होता है कि हम लोग बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम लोग हमारे सिस्टम को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। देन एंटीवायरस फॉर malicious program. This program prevents the system from various malicious program like virus, worms, spyware and Trojan horses, etc. Some commonly used antivirus programs are Quick Heal, Avast, Norton, AV, McAfee. तो एक्चुअल में अभी हमने क्या देखा, हमारे सिस्टम को हमको एक्टिव प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। तो एक्टिव प्रोटेक्शन में हमने सबसे पहले बात की ऑथराइजेशन की, फिर बात की ऑथेंटिकेशन की, फिर बात की बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन की। अब हम लोग बात करते हैं अगर सिस्टम में, अभी हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि मलिशियस प्रोग्राम होते हैं, और मलिशियस प्रोग्राम में कौन कौन से होते हैं, वायरस होता है, वॉर्म्स होता है, ट्रोजन हॉर्स होता है, स्पाईवेयर होता है, एडवेयर होता है। इन सब चीज़ों से अगर आप लोग बचना चाहते हैं तो हमें हमारे सिस्टम में क्या इंस्टॉल करना चाहिए, एंटीवायरस। क्योंकि एंटीवायरस 99% के पॉइंट तक क्या करता है, आपके सिस्टम में आने वाले प्रॉब्लम्स को रोक देता है।
या आपके सिस्टम को करप्ट होने से रोक देता है या हैक होने से रोक देता है, इसलिए हमें एंटीवायरस का यूज़ करना चाहिए। और एंटीवायरस जो है मोस्ट कॉमन एंटीवायरस जो हम लोग यूज़ करते हैं वो क्विक हिल है, एवास्ट है, नॉर्टन है, एवी है, मैकेफी है, इनका आप यूज़ एज ए एंटीवायरस कर सकते हैं। एक्टिव हीट प्रोटेक्शन की बात करें हम लोग तो नेक्स्ट वन इज फाइल एक्सेस परमिशन। फाइल्स एंड फोल्डर्स स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर्स में हैव लिमिटेड एक्सेस permission like read, modify, create and execute permission as per need of the other users in the network. Sometimes a file may also have password to open or modify the content to the provide additional security at file level. देखिए फाइल एक्सेस परमिशन जो होती है, इस फाइल एक्सेस परमिशन में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे काफ़ी हद तक चीज़ों को मिसयूज होने से बचा सकते हैं। जैसे बाय चांस आपका सिस्टम नेटवर्क में है, आपका सिस्टम कहीं और से भी एक्सेस किया जाता है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जो आपके फाइल और फोल्डर है उनमें फाइल परमिशन आप लगा सकते हैं। फाइल परमिशन लगाने से क्या फ़ायदा होगा, उससे केवल ये फ़ायदा होगा कि सामने वाला व्यक्ति केवल आपकी फाइल को या तो रीड कर सकता है, अगर आप उसको परमिट करेंगे तो मॉडिफाई भी कर सकता है, आप उसको परमिट करेंगे तो क्रिएट भी कर सकता है, एग्जीक्यूट भी कर सकता है। तो यहाँ पे फाइल को परमिशन देना भी एक हमारे पास क्या है, तरीका है, ताकि हम लोग एक्टिव प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकें हमारे सिस्टम को या हमारे सिस्टम की फाइल्स को। क्योंकि जब भी आप नेटवर्क में होते हैं तो आपके सिस्टम को एक्सेस करना कुछ हद तक इजी हो जाता है, और अगर आपने फाइल एक्सेस परमिशन लगा रखी है तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप लोगों की जो फाइल है सामने वाला इतना इजी तरीके से यूज़ नहीं कर पाएगा या उसमें चेंजेस नहीं कर पाएगा। तो फाइल एक्सेस परमिशन का भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे लिए हेल्पफुल होता है। अब नेक्स्ट होता है कैप्चा। ये आपने बहुत जगह देखा होगा, आप किसी भी वेबसाइट पे अगर जाते हैं तो वहाँ पे एक कैप्चा आपको यूज़ करना होता है। कैप्चा का मतलब होता है कि यहाँ पे प्री डिफाइंड कुछ इमेजेस होती है, कुछ नंबर्स होते हैं, कुछ नंबर्स के सम होते हैं जिनको आपको इस फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना होता है। फिर उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये कैप्चा का फुल फॉर्म क्या होता है, completely automated public Turing test to tell computer that human and human apart is a program that display distorted image or text as a challenge which can read by human being only. It ensures that website program is being accessed by human being and not by the malicious computer program bots. देखिए एक्चुअल में क्या होता है, कैप्चा लगाने का रीज़न क्या होता है, क्योंकि आपने कितनी ही वेबसाइट में देखा होगा कि आपको नीचे कुछ डिस्टॉर्टेड ऑर्डर में टेक्स्ट या इमेज होती है, उसको आपको सिलेक्ट करना होता है या उस टेक्स्ट को आपको नीचे फिल इन द ब्लैंक्स में भरना होता है, तब आप वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। इसको लगाने का एक रीज़न होता है कि कितनी वेबसाइट बहुत ज़्यादा क्राइसिस वाली होती है कि अगर उसके ऊपर लोड बढ़ जाए, तो बहुत सारी नहीं, अधिकतर वेबसाइट के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को हम नंबर ऑफ यूज़र एक साथ एट ए टाइम एक्सेस करते हैं तो उसका सर्वर डाउन हो जाता है, ठीक है। और सर्वर डाउन होने से बचने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कैप्चा यूज़ करते हैं। क्योंकि कितनी बार ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे प्रोग्राम बना दिए जाते हैं और वो प्रोग्राम क्या करते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटेड होते हैं। वो प्रोग्राम खुद ही आपका क्या करेंगे, लॉगिन आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और एक्सेस करेंगे, लॉगिन आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और एक्सेस करेंगे। तो बार बार ये जब प्रोसेस होती है तो इसके कारण क्या होता है, जो वेबसाइट है उसके ऊपर नंबर ऑफ़ यूज़र्स बढ़ते चले जाते हैं, और जब नंबर ऑफ़ यूज़र बढ़ते हैं तो ऑब्वियस है कि वेबसाइट के क्रैश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और सिस्टम क्या करता है, जो जिसने भी प्रोग्राम बनाया है या ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है, इसको क्या कहा जाता है, रोबोट कहा जाता है या बोट्स कहा जाता है, ठीक है। और ये बोट्स जो होते हैं या ये जो रोबोट होते हैं, ये उस वेबसाइट को बार बार अलग अलग आईडी और पासवर्ड से क्या करते हैं, एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। अब कोई पर्टिकुलर वेबसाइट है, वो बार बार गलत आईडी और पासवर्ड से एक्सेस की जा रही है, तो उसके क्रैश होने के चांसेस बढ़ते हैं, उस पर नंबर ऑफ हिट बढ़ते हैं। तो इसके कारण वेबसाइट क्या हो जाती है, क्रैश हो जाती है। और वेबसाइट क्रैश ना हो इसके लिए ही हम लोग किसका यूज़ करते हैं, कैप्चा का यूज़ करते हैं। ये जो कैप्चा होता है, ये क्या करता है, केवल ह्यूमन बीइंग द्वारा ही रीड किया जा सकता है या उसका आंसर ह्यूमन बीइंग द्वारा ही दिया जा सकता है। और जब ह्यूमन बीइंग द्वारा उसका आंसर दिया जाता है तो ऑब्वियस है कि वहाँ पे ये कंफर्म हो जाता है कि इस वेबसाइट को एक्सेस करने वाला व्यक्ति कौन होगा, एक ह्यूमन बीइंग है। ये रोबोट नहीं है या ये एक प्रकार का प्रोग्राम नहीं है जो इसको बार बार एक्सेस करेगा।
तो इसी कारण से हम लोग कैप्चा का यूज़ करते हैं, और ये कैप्चा आपको करीब करीब आजकल हर वेबसाइट के ऊपर देखने को मिलेगा। तो इसलिए हम लोग एक एक्टिव प्रोटेक्शन के लिए हम लोग कैप्चा का भी यूज़ कर सकते हैं, और ये आजकल करीब करीब सारी वेबसाइट के ऊपर कंपलसरी हो गया है, क्योंकि आपको पता है कि वेबसाइट क्रैश होने की प्रॉब्लम आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी। तो उसका रीज़न ही होता है क्योंकि वहाँ कैप्चा नहीं होता, और वहाँ पे ह्यूमन बीइंग का ना होना और रोबोट का होना उस वेबसाइट को क्रैश करने का सबसे बड़ा रीज़न होता है। जैसे अगर आप IRCTC की वेबसाइट की बात करें, जो रेलवे की टिकट बुक करती है, वहाँ पर काफ़ी टाइम पहले जो एजेंट होते हैं वो क्या करते थे, रोबोट लगा देते थे। मतलब जैसे सुबह विंडो ओपन होती थी और वो रोबोट क्या करता था, जो फॉर्म है वो फिलअप करके वेबसाइट पे क्रिएट करने लग जाता था। इसलिए वहाँ पे जो टिकट है वो विदिन 1 आवर, इवन 1 आवर भी बहुत लंबा टाइम हो गया, विदिन 5 मिनट वो टिकट क्या हो जाते थे, ख़त्म हो जाते थे। तो उसके कारण दिक्कत क्या होती थी, जो जेन्युइन तरीके से कस्टमर है, पैसेंजर है, जिनको टिकट चाहिए उनको टिकट नहीं मिलता था, और फिर हमें वो टिकट लेने के लिए किसी एजेंट के पास जाना पड़ता था। तो वहाँ पे अब क्या लगा दिया गया है, कैप्चा लगा दिया गया है। तो वहाँ पे रोबोटिंग वर्क नहीं हो पाता, अपने आप टिकट जनरेट नहीं हो पाते, और वो टिकट जनरेट नहीं हो पाते इसके कारण क्या होता है कि जो जेन्युइन रीज़न पे जिन पैसेंजर को टिकट चाहिए उनको भी टिकट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कैप्चा अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों यूज़ किया जाता है। अब इसके आगे जब हमारी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बनेगा तो हम लोग बात करेंगे और भी एक्टिव प्रोटेक्शंस की, जिसमें फायरवॉल होगा, IDS होगा, और हम लोग और कुछ इसके आगे डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से हम कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं अगर हमारा सिस्टम नेटवर्किंग में है। ठीक है, तो आज के लिए अपन इतने ही रखते हैं। थैंक यू।